तो अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा ये चैप्टर जो है वर्ड एग्रीमेंट का, ये ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके अंदर हमारे दो छोटे छोटे एग्रीमेंट रह गए हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं और उसके बाद फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो बचे हुए दो एग्रीमेंट हैं इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें जो रह गई इनके अंदर उसको अभी हम यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले बात करें अनसर्टेन एग्रीमेंट की, तो अनसर्टेन एग्रीमेंट हमारा सेक्शन नंबर 29 के अंदर दिया गया है। अनसर्टेन एग्रीमेंट होता क्या है उसकी अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। क्या कहा गया कि ऐसे एग्रीमेंट जिनका मीनिंग सर्टेन नहीं होता, मतलब वो सभी एग्रीमेंट जिनका मीनिंग सर्टेन नहीं होता और ना ही वो अपने मीनिंग को सर्टेन करने के लिए कैपेबल है, तो वो सभी एग्रीमेंट्स हमारे अनसर्टेन एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। और अनसर्टेन एग्रीमेंट हमेशा वर्ड होते हैं, आर वर्ड। इसी बात को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, वो सभी एग्रीमेंट जिनका मीनिंग अनसर्टेन है और इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ऐसे एग्रीमेंट जो इतने कैपेबल नहीं है कि उनका मीनिंग सर्टेन हो सके, तो वो सभी एग्रीमेंट हमारे वर्ड एग्रीमेंट कहलाते हैं। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स अ वेग और अनसर्टेन एग्रीमेंट। तो आप चाहे वेग कहो चाहे अनसर्टेन कहो, कोर्ट कभी भी वर्ड एग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं करता, यानी वर्ड एग्रीमेंट हमारे एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। ये बात हमें अच्छे से पता है। इसके एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आएगा। आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए। तो ये हमारा एग्जांपल है, राम एग्रीड टू सेल हिज कार टू मोहन फॉर अ प्राइस व्हिच मोहन मे बी एबल टू पे। द एग्रीमेंट इज void as it is not certain about the price to be paid by मोहन। तो राम और मोहन के बीच एग्रीमेंट हुआ, राम ने कहा कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ मोहन को, लेकिन प्राइस क्या डिसाइड हुआ दोनों के बीच, जितना प्राइस मोहन पे कर सकता है वो प्राइस में राम कार को सेल कर देगा। अब यहाँ पर प्राइस तो डिसाइड हुआ नहीं। ये कौन सा तरीका होता है कि आप लोग एग्रीमेंट कर रहे हो और मोहन कह रहा है कि जितना प्राइस मैं पे कर सकता हूँ उतना प्राइस मैं पे कर दूंगा, कोई एग्जैक्ट प्राइस तो बताना पड़ेगा ना। जब एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट में सभी बातों को क्लियर करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लॉ ने कहा कि आपका जो ये एग्रीमेंट है ये वॉइड एग्रीमेंट है, आप इस तरीके की कोई भी बात नहीं लिख सकते। आपके एग्रीमेंट के अंदर ये अनसर्टेन टर्म और कंडीशन है। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज नॉट सर्टेन अबाउट द प्राइस टू बी पेड बाय मोहन। एक और एग्जांपल देखो, एक्स एग्रीड टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹5,000 और ₹8,000। The agreement is void as there is no certainty about the price. It is not clear whether the price is 5,000 or 8,000। तो यहाँ पर भी वही बात है, प्राइस कितना, 5,000 या फिर 8,000, 5,000 या 8,000, एक एग्जैक्ट प्राइस तो बताया नहीं। एक्स कह रहा है या तो 5,000 में बेच दूंगा या तो 8,000 में बेच दूंगा। अब ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट भी आपका वर्ड एग्रीमेंट है। आपको एक एग्जैक्ट प्राइस बताना है कि कितने प्राइस पर आपके बीच एग्रीमेंट हुआ है। आपके एग्रीमेंट के अंदर किसी भी चीज को लेकर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट क्लियर वेदर द प्राइस इज 5,000 और 8,000। एक और एग्जांपल देखो, ये हमारे केस लॉ है 1831 का। इस केस में क्या हुआ था, X agreed to purchase a horse from Y for ₹5,000. He also agreed to pay ₹2,000 more if the horse proved lucky. It was held that the agreement was void. तो X और Y के बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ। X ने Y से कहा कि मैं तुम्हारा हॉर्स परचेस करने को तैयार हूँ 5,000 रुपए में, और X ने एक और बात कही एग्रीमेंट के अंदर कि अगर ये हॉर्स जो मैं खरीद रहा हूँ तुमसे ये मेरे लिए लकी साबित हुआ तो मैं तुम्हें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा और दे दूंगा, यानी 5,000 के ऊपर 2,000 और दे दूंगा। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि एक्स के लिए ये हॉर्स लकी है कि नहीं है? तो ऐसा कौन सा बेसिस है जिसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि एक्स के लिए ये हॉर्स लकी है कि नहीं है? तो ये तो एक अनसर्टेन एग्रीमेंट हो गया ना। ये जो 2,000 रुपए हैं वाई को, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो पता ही नहीं है। आपकी हॉर्स को बेचने की डील 5,000 की हुई है कि 2,000 और मिलाकर 7,000 की हुई है, ये तो कंफर्म ही नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके की कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली टर्म्स और कंडीशन आप अपने एग्रीमेंट के अंदर नहीं डाल सकते। कोर्ट ने यहाँ पर सीधे सीधे इस एग्रीमेंट को वॉइड कहा। इट वाज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड। कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कोर्ट हैड नो मशीनरी टू डिटरमाइन व्हाट लक, बैड और गुड द हॉर्स हैड ब्रॉट टू द बायर। और एग्जांपल देखो, X agreed to sell Y 100 tons of oil. The agreement is void as it is not certain about the quality and kind of oil. तो यहाँ पर X और Y के बीच एग्रीमेंट हुआ है 100 tons of oil सेल करने का। X ने बोला Y को कि मैं तुम्हें 100 tons of oil सप्लाई करूंगा, बस इतना सा बात लिख दिया एग्रीमेंट के अंदर। ये तो बताया नहीं कि कौन सा ऑयल, किस टाइप का ऑयल। ऑयल तो कई सारे टाइप के होते हैं, ऑलिव ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, फ्यूल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है, तो कई सारे ऑयल होते हैं। तो कौन सा ऑयल, आखिर एग्जैक्ट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, ये तो बताया नहीं। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट जो है आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब देखो, हमें इस अनसर्टेन एग्रीमेंट के अंदर टोटल 4 पॉइंट पढ़ने हैं, जिसमें से हमने अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया यहाँ पर। अब देखते हैं अपने सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट है हमारा, बट समटाइम्स द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट क्लियर, इन सच केसेस द एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड। तो कई बार क्या होता है, आपका जो एग्रीमेंट होता है वो इतना केपेबल होता है कि वो अपने मीनिंग को सर्टेन कर सकता है, तो उस केस में आपका ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होगा, वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। एग्जांपल देखो इसका, ए एग्री टू सेल टू बी 1,000 टन्स ऑफ राइस एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी। तो यहाँ पर ए और बी के बीच एक एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें ए कह रहा है बी को कि मैं तुम्हें 1,000 टन ऑफ राइस सप्लाई करूंगा,
एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जो प्राइस फिक्स कौन करेगा, ये प्राइस फिक्स करेगा सी कौन है, सी है यहाँ पर थर्ड पर्सन यानी थर्ड पार्टी। तो इस तरीके के एग्रीमेंट जो है पूरी तरीके से वैलिड होते हैं। यहाँ पर प्राइस तो फिक्स हो ही जाएगा, ए और बी ने अपने एग्रीमेंट में फिक्स नहीं करा, लेकिन उसने उस पर्सन का नाम लिख दिया जो प्राइस को फिक्स करेगा, यानी थर्ड पार्टी जो है इस ए और बी के एग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशन को क्लियर करेगी। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड है। दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट एज द प्राइस इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट द प्राइस एज इट कैन बी सर्टेन बाय द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एग्रीमेंट को सर्टेन कर देगी। एक और एग्जांपल देखो, ए एग्रीड टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द सी। तो यहाँ पर भी प्राइस जो है थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है कौन सा ऑयल सेल होने वाला है ये भी बता दिया, कोकोनट ऑयल, तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होगा। अब देखो हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया, अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। Similarly, if the agreement is totally silent about the price, it will be valid because in that case, Section 2 of the Sales of Good Act will apply and the reasonable price shall be payable। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आपका एग्रीमेंट प्राइस को लेकर टोटली साइलेंट है, यानी आपके एग्रीमेंट के अंदर प्राइस को लेकर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा का मतलब ये भी नहीं लिखा कि सामने वाली पार्टी जितनी कैपेबल होगी उतना प्राइस पे कर देगी, 5,000 में बेचेंगे या 8,000 में बेचेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा का मतलब कुछ भी नहीं लिखा, टोटली साइलेंट है प्राइस को लेकर आपका एग्रीमेंट, तो उस केस में भी आपका एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होगा, क्योंकि सेक्शन 2 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, जो कहता है कि अगर प्राइस के बारे में एग्रीमेंट साइलेंट है तो एक रीजनेबल प्राइस यानी जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे दोनों पार्टीज की डील हो जाएगी। A agreed to sell 100 bags of wheat to B, but the agreement was silent about the price of wheat. This is a valid agreement as the reasonable price is payable by B. तो यहाँ पर wheat का reasonable price जो market price चल रहा होगा वो B पे करेगा, इसीलिए ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड है। ऊपर जो है अभी तक हमने जितने भी केस देखे वहां पर प्राइस को लेकर कुछ ना कुछ तो बोला गया था। यहाँ पर बोला गया था मोहन मे बी एबल टू पे, जितना एबल होगा उतना पे करेगा, तो यहाँ पर कुछ तो बोला गया, टोटली साइलेंट तो नहीं है। यहाँ पर भी टोटली साइलेंट नहीं था, 5,000 और 8,000 बोला गया था। तो इसीलिए कहा गया कि अगर आप प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी मत लिखो, मार्केट प्राइस के हिसाब से डील हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर प्राइस को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया तो फिर वहां पर आपका एग्रीमेंट अवॉइड होगा। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मैंने कहा था टोटल 4 पॉइंट पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट है, in the following cases also there is no uncertainty about the meaning and the terms of the agreement। तो ये नीचे कुछ केस बता रखे हैं, यहाँ पर माना जाएगा कि आपके एग्रीमेंट के अंदर किसी भी तरीके की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है नो अनसर्टेनिटी, पूरी तरीके से एग्रीमेंट सर्टेन है, क्लियर है, उसके मीनिंग को लेकर या फिर उसके टर्म्स को लेकर। तो यहाँ पर जो भी केस दिए गए वहां पर आपका एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होगा। तो देख लेते हैं किस टाइप के एग्रीमेंट होते हैं ये। X agreed to sell to Y all the production of his factory situated in Okhla। This is a valid agreement as there is no uncertainty about the product to be sold। तो यहाँ पर X और Y के बीच एग्रीमेंट हो रहा है। X ने बोला कि मैं जितना भी प्रोडक्शन करूंगा अपनी ओखला वाली फैक्ट्री के अंदर वो सभी प्रोडक्शन में तुम्हें सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर ओखला फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सभी जो है XY को सेल कर देगा। तो बात क्लियर है, कोई अनसर्टेनिटी तो है नहीं, पता है क्या बिकना है कितना बिकना है, तो पूरी तरीके से एग्रीमेंट आपका वैलिड है। दूसरा एग्जांपल देखो, X a dealer of Usha fan only agreed to sell to Y 500 pieces of fan rupees 1,000 each। This agreement is valid as the nature of the X trade is an indication that the agreement is for the sale of Usha brand of fans। तो यहाँ पर X जो है डीलर है Usha के फैन का। फैन के तो अलग अलग कई सारे ब्रांड आते हैं, कई अलग अलग कंपनी के फैन आते हैं, लेकिन जो X है वो सिर्फ Usha फैन से डील करता है। तो X जो है Y के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि मैं तुम्हें 500 पीसेस ऑफ फैन सप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर एक्स वाई को कौन से कंपनी के फैन सप्लाई करेगा ऐसी कोई बात एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखी, लेकिन ये बात बाय डिफॉल्ट क्लियर है कि एक्स जब उषा फैन से ही डील करता है तो वो उषा फैन ही सप्लाई करेगा। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। तो क्लियर हो गया आपको, टोटली हमारे 4 पॉइंट हो गए जहां पर अनसर्टेन एग्रीमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक नीचे ये छोटा सा नोट दे रखा है अनसर्टेनिटी को लेकर, ये भी देख लो। An agreement to agree in future is void because there is no certainty whether the parties will agree under the future circumstances। तो यहाँ पर क्या बोला है, अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो टू एग्री इन फ्यूचर, जिसमें आप फ्यूचर के किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनीज के अंदर एग्रीमेंट करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जो है कुछ नए पर्संस को जॉब पे अपॉइंट करेंगे, उसके बारे में हम फ्यूचर में बात कर लेंगे, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, कितनी सैलरी पे रखना है, वो हम फ्यूचर में डिसाइड कर लेंगे। तो जब आप फ्यूचर में एग्री होने वाले हो सारे टर्म्स और कंडीशंस को लेकर, तो आप आज टू एग्रीमेंट कर रहे हो, तो जो भी एग्रीमेंट आप आज कर रहे हो फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर में उसके ऊपर एग्री होंगे, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। आज प्रेजेंट में करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जब उस काम को एक्चुअली करोगे तब कर लेना एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, तो अगर कोई एग्रीमेंट करते हो टू एग्री इन फ्यूचर तो वो आपका वॉइड होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी वेदर द पार्टीज विल एग्री अंडर द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, क्योंकि आज तो आपका ये एग्रीमेंट अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होगा कौन जाने। जो आप आज एग्रीमेंट कर रहे हो उसके ऊपर आप फ्यूचर में एग्री होगे या नहीं होगे किसको पता, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस के बारे में तो कोई नहीं जानता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है,
एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अगर आप कोई इम्पॉसिबल एक्ट के लिए एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट आपका void एग्रीमेंट कहलाएगा। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज void, सच एन एग्रीमेंट इज void ab initio, ये एग्रीमेंट आपका void ab initio होगा, यानी void फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड डज नॉट क्रिएट एनी राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। एग्जांपल देख लो इसका, ए एग्रीड विद बी to discover a treasure by magic, B agreed to pay 1000 rupees to A for this act, the agreement is void on the ground of impossibility। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, ये मैजिक से ट्रेजर निकालना इस तरीके का कोई एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। दूसरा एग्जांपल देख लो, ए एग्रीड विद बी टू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस बना रहे हो इन सच अ वे दैट दे विल क्रॉस ईच अदर, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, दो पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, impossible to perform है। B agreed to pay rupees 100 to A for this act, the agreement is void on the ground of impossibility। बाकी इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया void एग्रीमेंट का। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। बाकी हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।